हाँ जी, अज थड़ा सियासत असी एक नवी मंडली सजाई है और ये मंडली है कि साजिशां किस तरह होंदियां ने ते किस तरह रौले पैंदे ने ते किस तरह असी बंदे जिंदा सार देने आ। MQM की करदा रहा है, पंजाबी पख्तून इत्तेहाद की करदा रहा है, पश्तून वाले की करते हैं ते कराची दी मुमताज़ साहबी ते मोटिवेशनल स्पीकर नौशीन हसन साडे नाल ने ते अज असी राज सारे दस देने ने कि पंजाबी की करते हैं ते सिंधी की करते हैं ते महाजर की करते हैं ते एक की गेम है। अंदर दीयां गल्लां तुहानूं दसांगे अज दे थड़ा सियासत विच। अज थड़ा सियासत विच असां एक सहाफ़ी नाल गल करनी है, वो सहाफ़ी जिहड़ा अंदर दीयां गल्लां जानदा जी। MQM की करती रही है, जमात वाले की करते रहे ने, महाजर की करते रहे ने ते सिंधी ते बलोची ते लियारी वाले की करते रहे ने। कराची दी स्टूडेंट पॉलिटिक्स बड़ी इन साडी दोस्त नौशीन हसन ते सहाफ़ी ते मोटिवेशनल स्पीकर वो दसदियां ने कि महज धाक बिठाण वास्ते, महज अपना जिहड़ा सिक्का जमान वास्ते एवें ही हसदियां खेडदियां बंदे मार दिते जाने सन ते कुड़ियां भी है सन जी, गन्ना लैके चलदियां सन ते नाल खंजर भी लैंदियां सन ते गड्डियां चलांदियां सन ते मोटरसाइकिलां चलांदियां सन ते दबंग कुड़ियां भी जी। ये उन्हां विचों एक कुड़ी है, लेकिन ये दबंग नहीं हैगी। अज साडे नाल थड़ा सियासत विच अज दे थड़ा सियासत तुसीं वेखोगे नौशीन हसन अहमद लतीफ़ के नाल। अच्छा नौशीन, अभी हम बात कर रहे थे ये जो दहशत है और वो सारा सिलसिला है, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई एक सूरत है। ये जो तबकाती सियासत है उसको लिसानी सियासत में जब हम कन्वर्ट करते हैं फिर उसके साथ भत्ता आ जाता है और फिर मैंने देखा है कि लड़के तो लड़के, कुछ दबंग लड़कियां भी मौजूद थीं उस ज़माने में, उनका कुछ जिक्र हो जाए। जी वाकई लड़कियां भी मौजूद थी, बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे तो अच्छी तरह से याद है लठमार किस्म की लड़कियां बहुत ज़्यादा। ये वो ज़माना है कि जब लड़कियों का वो पर्स में गन रखती थी, गन भी रखती थी, बल्कि चाकू चाकू खंजर भी। ये वो ज़माना है कि जब लड़कियों का, बच्चियों का इवन के साइकिल चलाना भी बहुत मायूब समझा जाता था। तो उस ज़माने में MQM की जो बहुत सरगर्म कारकुन लड़कियां थीं वो ना सिर्फ असलहा बरदार होती थीं और उसका इस्तेमाल बहुत खूबी से जानती थीं, बल्कि जहां इनका कोई जलसा वगैरह होना होता था उस ग्राउंड का और उस इलाके का ये रात को बाइक पे पहरा दिया करती थीं जी। तो उस ज़माने में आप ये सोचिए कि ऐसी लड़कियों का इतनी रात में बाइक चलाना और पूरे, अब तो खैर ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन आज से 18-20 साल पहले, 22 साल पहले बहुत मायूब समझा जाता था। और उस वक्त लड़कियां जो थीं वो बाइक पे जाके उस इलाके का पहरा दे रही हैं, ग्राउंड को चेक कर रही हैं, लोगों की तलाशियां लेना, उनको देखना, बाकायदा उनका भी एक बहुत ज़्यादा इसमें जो है रोल रहा है दहशत बिठाने में। अच्छा, अब ये लगता है कि तीसरी बड़ी आबादी जो है कराची की वो पश्तून है और कभी कभी दूसरी, तो इसको किस तरह से आप देख रही हैं? मंशियात है, असला है, भत्ता है, ये सारी चीज़ें और गुंडागर्दी है, ये सारी चल के ये क्या रद्द अमल में हुआ या ये पहले से यही काम करते थे? देखिए रद्द अमल भी एक हद तक होता है ना, रद्द अमल भी एक हद तक ही दिया जा सकता है, जब तक के बाद वही आ जाती है कि जब तक के सियासी वो कटी बहारी और शेरशाह, जी बिल्कुल, जब तक पीछे से मुकम्मल सपोर्ट ना हो, मुकम्मल आशीर्वाद हासिल ना हो, क्योंकि आपको पता है इलाके बटे हुए हैं कि ये इलाका पश्तूनों का है, वहाँ उनकी इजारादारी है और यहाँ पे MQM की है या जो भी दूसरी सियासी और लिसानी जमातें हैं। तासुब बुनियादी वजह एक तो इसकी तासुब है और कुछ ये कि कराची को निगलेक्ट भी बहुत ज़्यादा किया गया। मैं तो अगर खुल के बात करूं तो देखिए, जिस तरह आपको मालूम है कि कराची वालों की कहीं ना कहीं हक तलफी ज़रूर होती है जी। आज भी पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होगा कि एक सूबे में दो जो हैं वो निज़ाम हो, लिसानी निज़ाम चल रहे हो और उस बुनियाद पे जो है वो लेके उनको चला जा रहा हो। कराची वालों को जो मेन MQM के पॉइंट्स थे कि कराची वालों को कहीं नौकरी नहीं मिलती है, उनकी पढ़ाई का मसला है, वो तो कुछ पॉइंट्स को लेकर चले थे और फिर उन्होंने कराची पे कब्जा ही जमा लिया एक तरह से। तो हर एक ने अपना इलाका बांटा हुआ है, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि ये सिर्फ किसी अमल का रद्द अमल नहीं है, वो इतना शदीद नहीं होता। बाकायदा हमें ये चीज़ इंजेक्ट की गई है तासुब को हमारे अंदर और हमें लड़वाया जा रहा है। और सब कुछ जो है ये आपको खुद भी पता है कि सियासी जमातों के जो भी अस्करी विंग्स होते हैं तो उनके ज़रिए क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या काम लिए जा रहे हैं। नो गो एरियाज़ बना दिए गए हैं, वरना अगर हुकूमत चाहे तो क्या ये नो गो एरियाज़ ख़त्म नहीं हो सकते? अच्छा, फलाही काम भी बहुत कराची में होता है और उसमें छिपा वाले हैं, गोया अहले सुन्नत वाले लोग जो हैं वो अपना काम करते हैं, एदी साहब अपना काम करते हैं, जमात वाले अपना काम करते हैं और
MQM वाले अपना काम करते हैं, फिर खालों की एक सियासत होती है। इस सारी सियासत में जो धींगा मुश्ती है, जो कब्जा गिरी है, फिर जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे बाकायदा और जो करोड़ों रुपए जो हैं वो महाना और भत्ता वो जो होता है, और फिर आपके सामने वो जो बल्दिया वाला सानिया हुआ और महज अपनी धाक बिठाने के लिए जिंदा लोगों को जला दिया गया, फिर वकला को भी जला दिया गया। ये सारी बातें जो हैं, इसको एक सहाफ़ी होने के नाते और एक दर्दमंद जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जो दर्द की बात करती है, जो रूहानियात की बात करती है, जो लोगों को जोड़ने की बात करती है, आप इसमें क्या किरदार अदा किया आपने, और आपने कोई अपना हल्का असर जो है, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, अपने फॉलोअर्स हैं, उनको लेके कोई ऐसी सूरत बनाई आपने? जी बिल्कुल, देखिए बात ये कि हम मुआशरे में रहते हैं और मुआशरा किससे बनता है? हमसे, मुझसे, आपसे, हम जैसे लोगों से। हमारा काम ये है कि तरबियत करना, सिखाना, जितने लोगों को हम सिखा सकें कि कल को जाके, ये आज की प्लानिंग नहीं है, आज से 20, 25, 40 साल बाद की प्लानिंग जो मैं कर रही हूँ, कि अच्छी तरबियत करना, अच्छी सोच देना, तासुब को ख़त्म करना। वरना जिस तरह सानेहा 12 मई को ही आप ले लें, बल्दिया फैक्ट्री का सानेहा है, तो इन सब में क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि देखें, हम एक कौल अपने दुश्मनों का हम याद रखें, जो शुरू से उनकी पॉलिसी थी, आज से 200 साल पहले भी और बल्कि उससे भी ज़्यादा, और आज भी उनका वही मानना है कि लड़ाओ और हुकूमत करो। हमें पता ही नहीं चलता, हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, महज एक वक्ती फ़ायदे के लिए हम मुस्तक़बिल का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हम अपनी नस्लों को क्या दे रहे हैं, हम उनको बिगाड़ रहे हैं, हम उनको ज़हनी और नफ्सियाती मरीज़ बना रहे हैं, कोई नहीं सोच रहा। तो मेरा काम इसके ऊपर है कि तासुब को ख़त्म करना, नफ़रत को ख़त्म करना। लेकिन जो दूसरी बात आपने की कि पख्तून जो है वो बहुत बड़ी कराची की दूसरी या तीसरी बड़ी आबादी जो है वो बनते जा रहे हैं, तो इनको लाने वाला कौन है? जी, इनको क्यों यहाँ लाके बसाया जा रहा है? अफगान जंग को ख़त्म हुए कितना अरसा हो गया, हम आज तक इनका मेहमान नवाजी जो है वो हम उसका फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। हम क्यों दे रहे हैं? इस वक्त हमें खुद खुराक के लाले पड़े हुए हैं। मौजूदा डिज़ास्टर जो आया अभी सैलाब की सूरत में, तो आप उसके बाद देख लीजिए कि एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद हमारे मुल्क में क्या सूरत हाल है इस वक्त। आप सब्जियों की कीमतें देख लें, आसमानों को बातें कर रही हैं। प्याज 900 से 1000 रुपये का जो है वो धड़ी जो है वो इस वक्त मिल रहा है। इसी तरह टमाटरों की सूरत हाल है। तो हम लोग तो खुद इस वक्त जो है वो खाने की एक एक ज़र्रे को बड़ी मुश्किल से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो हम किस तरह से, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि सब यहाँ अपना ज़ाती फ़ायदा देखते हैं कि हमने अभी वक्ती फ़ायदा लेना है, हमने अफगान रेफ्यूजीज़ के नाम पे हमने फ़ंड्स लेने हैं, हमने आगे मुल्क को चलाना। अच्छा, डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, आने दो, हमने कोई डैम नहीं बनाना, हमने कोई फलाही काम नहीं करना। हमने इसके नाम पे जो है डिज़ास्टर्स के नाम पे हमने दुनिया से इमदाद समेटनी है। अब वो कितनी मुल्क पे लगेगी, कितनी अपनी जेबों में जाएगी, वो हाँ, ये एक लंबा धंधा है और इस पे मैं समझता हूँ बड़ी बात करनी है। अब ये सिलसिला चल रहा है कि पाकिस्तान जो है कसीरुल कौमी, कसीरुल लिसानी मुल्क है। इसमें सकाफ़तें मौजूद हैं, इसमें ज़ुबानें मौजूद हैं, और इनकी क्या नए सिरे से हम सूबा बंदी कर सकते हैं? मसलन सिंध 1 और सिंध 2 हो सकता है। पंजाब जो है बहुत बड़ा है, इसके 2-3 हिस्से किए जा सकते हैं, इंतज़ामी यूनिट बनाए जा सकते हैं। हमारे साथ इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ था, उसने रियासतें बना दी, खुद मुख्तारी की सतह तक वो चला गया। तो आप क्या समझती हैं कि सिंध 1 सिंध 2 कर दिया जाए तो कोई और सूरत बन जाएगी? पहले तो ये कि कराची को उसका हक दिया जाए, ताकि लोगों के जहनों से ये तासुब और ये तासुर मिटे कि कराची कमा रहा है और मुल्क खा रहा है। जी, ये लोगों के जहनों में एक बड़ी बात है कि जी कराची वालों को कोई पूछता नहीं है। बांग्लादेश वाले ज़माने में भी यही था कि हमारी पर्सन जो है वो जा रही है। वो है ना कि आप हक तलफी का एक तासुर बहुत तेज़ी से जो है ये फैल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अगर कराची को विफाक अपनी टेरिटरी जो है वो शो कर दे तो ये बहुत अच्छा होगा मेरी नज़र में। और नए सूबों की जहाँ तक बात है, तो नए सूबे मेरे ख्याल से तो वक्त की ज़रूरत है। ख़ास तौर से पंजाब में जिस तरह जनूबी सूबा पंजाब जो है वो बनाने की बात हो रही है, तो इस पे अमल करना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक इसके ऊपर असम्बली के ऊपर जो है करारदाद पास हो, डिबेट होनी चाहिए बाकायदा तौर पे।
रेफरेंडम में कराया जा सकता है, कराया जा सकता है। तो इसके ऊपर जो है बात होनी, अब वक्त आ गया है कि बात की जाए इसके ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से जो है ये पोठोहार में भी अब कुछ ऐसी हज़ारा पोठोहार सूबा है, हज़ारा जो है ये अलहदा एक बनाया जाए, या एटलीस्ट इसको एक अलग रियासत जो है वो डिक्लेयर किया जाए, जिस तरह इंडिया में है रियासत राजस्थान वगैरह है। तो इस तरह से यहाँ पे भी जो है भावलपुर वगैरह, पहले ये भी आपको पता है कि अलहदा रियासतें ही, बेशक वो पाकिस्तान के अंडर में ही थी लेकिन एक रियासत थी। तो इस तरह ये लोगों के दुखों का, उनकी तकालीफ का और उनके इस्तेहसाल जो हो रहा है उसका अजाला कम से कम किया जा सके। अब वक्त आ गया है कि इसके लिए आवाज़ उठाई जाए, और कुछ नहीं तो कम से कम रेफरेंडम करा दें, असम्बली में इसके लिए आवाज़ उठाएं, कोई करारदाद इसके लिए लाई जाए, पेश की जाए, तो मेरे ख्याल है कि वो बेहतर होगा। अच्छा, एक और सूरत है, कराची की एक खातून, कराची की पढ़ी लिखी, और उस सारे मामले को देख के वो जब यहाँ आई तो क्या उसे ये लगा कि ये जो पंजाब है, ये जो लाहौर है, ये जो पिंडी है, ये कोई शहर है या एक बड़ा गांव है? इसका तौर अतवार, रख रखाव, रहन सहन जो है एक सनती, जदीद सनती शहर की पली बड़ी लड़की, आला तालीम याफ्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, एक सीनियर सहाफ़ी और लिखने वाली, बोलने वाली, पढ़ने वाली, क्या फ़र्क है उस समाज में, उस सोसाइटी में और यहाँ की सोसाइटी में? कराची है, कराची का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है, जाहिर सी बात है, वो एक इंडस्ट्रियल सिटी है, और कराची तो रोशनियों का शहर है जिसको नज़र लग गई है, गहन लग गया है उस चांद को। लेकिन कराची फिर भी कराची की रातें, कराची का मौसम जो दिन में किसी भी वक्त चेंज हो जाता है, कहते हैं कि एक दिन में, अच्छा, वहाँ जेंडर वेंडर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई जेंडर का मसला ही नहीं है वहाँ, और यहाँ के माहौल में काफ़ी फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। वहाँ औरत का काम करना, घर से निकलना उतना मायूब नहीं समझा जाता, या उसको मतलब इस नज़र से नहीं देखा जाता, और मर्द भी वहाँ के काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, बहुत माजरत के साथ। लेकिन पंजाब में ये चीज़ मुझे इतनी देखने में नहीं आई। उसके मुकाबले में, कराची के मुकाबले में, एक दफ़ा फिर मैं बहुत माजरत चाहूँगी कि यहाँ अदबी रुझान बहुत कम है पंजाब में, जो कि होना चाहिए। अपनी ज़ुबान अपनी होती है, इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स करने की और इसको आगे बढ़ाने की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत अफसोस होता है मुझे कि हम तो अभी तक यही नहीं समझ सके कि हरूफ तहज्जी और उनमें हमने प्रोनाउंस किस तरह करना है, हिज्जे किस तरह करना है, हमने लिखना किस तरह से है। अब कराची में अगर आप स्कूल लिखेंगे तो अलिफ से लिखेंगे, जबकि यहाँ पंजाब में आप सीन से लिखेंगे, अलिफ से नहीं लिखेंगे। तो ये काफ़ी मसाइल हैं इस किस्म के। मैं इसमें ये समझती हूँ कि हमारे तालीमी निज़ाम में भी बहुत बड़ा सुकम जो है वो पाया जाता है। अच्छा, ये जो हमारा तबकाती निज़ाम तालीम है, ये जो तबकाती समाज होता है, ना हमवार समाज होता है, उसमें दो पाकिस्तान हैं, दो अंदाज़े नज़र है, दो तरह के लोग रहते हैं, और एक गरीब का पाकिस्तान है, एक अमीर का पाकिस्तान है, एक वो कम्युनिटी है जो गेट बंद कम्युनिटी है, और एक वो है जो सड़क पर घूमने वाले लोग हैं। तो इस सारे को इक्वल करने के लिए निज़ाम तालीम जो है वो कैसे इस सारे मामले को देखेंगे हम? और पूरी दुनिया में माँ बोली जो है, जो ज़ुबान है, उसमें सारी दुनिया में तय होता है और उसमें एजुकेशन होती है, तो और वो बढ़ावा भी मिलता है और वो एजुकेशन रेट भी बढ़ जाता है। क्या हमारे यहाँ माँ बोली में जो तालीम है, बुनियादी ज़ुबान में जो तालीम है, उसको बढ़ावा दे के हम इस रेशो को कितना बढ़ा सकते हैं? और ये जो तबकाती निज़ाम तालीम है, एक निज़ाम तालीम क्यों नहीं कि जिस मुल्क में तालीम और सेहत जो है वो बिजनेस हो जाए, उस मुल्क के बारे में क्या किया जा सकता है? पहले भी कहा कि हमारे तालीमी निज़ाम में काफ़ी सारे सुकम पाए जाते हैं, बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी खामियां हैं। और जहाँ तक बात है माँ बोली की, तो जो अपनी मादरी ज़ुबान में हम तालीम हासिल कर सकते हैं वो किसी और ज़ुबान में हम नहीं कर सकते। जितना अच्छा हमें अपनी मादरी ज़ुबान में समझ आएगा वो किसी और ज़ुबान में नहीं आएगा। तो ये कहना, अब आप अगर हम जाएं KPK में, इंटरनल KPK में, तो वहाँ 5वीं जमात तक जो बुनियादी तालीम है वो पश्तो में दी जाती है। वहाँ उर्दू भी वो 6ठी जमात से पढ़ते हैं, 6 से, यानी सेकेंडरी लेवल से आके वो फिर उर्दू पढ़ना सीखते हैं। तो क्या उनकी जहानत में कोई कमी है? पहले तो हमें ये चीज़ समझना होगी कि क्या हमारा मकसद सिर्फ अंग्रेज़ी हासिल करना है, अंग्रेज़ी बोलना और पढ़ना है? तो इसका मतलब ये है कि एक लंदन में सड़क पे चलने वाला बच्चा जो है वो मुझसे ज़्यादा ज़हीन है? नहीं, ये सोच बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये जो फिर इसका मतलब है मीम कुकड़ी
اور زوئے بابا بڈھا، یہ جو ہے یہ مسئلہ بن جائے گا. گھر میں بچہ کچھ کہتا ہے، اور ابھی ایک سرائکی والا جو ہے وائرل ہے، بچہ جو ہے وہ کس طرح سے اپنی ساری صورتیں بتا رہا ہے. سندھ والوں نے قربانی دی، انہوں نے لٹریچر کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا سندھی میں، اور وہ سارا سلسلہ آیا. لیکن پنجاب جو ہے وہ عموماً ہوتا یوں ہے کہ جب پنجاب کو پنجابی سامراج بھی کہا جاتا ہے، اس کو غنڈہ گردی کے زمرے بھی لایا جاتا ہے، اور وہ پاکستان کا جو ہے ماما جی بھی بن جاتا ہے، پھر وہ اردو کا ماما جی بھی بن جاتا ہے، پھر وہ اس کو ویپن کے طور پہ استعمال کرتا ہے اور اپنی زبان کو نظر انداز اور رد کر دیتا ہے. آپ اس انداز نظر کو، اس سوچ کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ یہ استحصالی سوچ جو ہے یہ میری نظر میں تو بہت ہی غلط سوچ ہے. جس طرح میں نے ابھی بھی کہا کہ جو اپنی زبان میں، اگر ہم چاہے انگریزی میں بھی تعلیم حاصل کریں، لیکن میری مادری زبان اردو ہے، تو میں اپنے ذہن میں جو میرے چل رہا ہوگا میں سوچوں گی، وہ اردو میں سوچ رہی ہوں گی، انگلش میں نہیں. جی. تو ہر انسان چاہے اس کی مادری زبان سندھی ہے، بلوچی ہے، سرائکی ہے، وہ اپنی مادری زبان میں ہی تعلیم بہتر انداز میں حاصل کرے گا. آپ اس کی مثال لے لیجئے ایران اور ترکی میں، وہاں شاید ہی 100 میں سے آپ کو بمشکل 2-4 یا مشکل سے 5 یا 6 لوگ ہی آپ کو ملیں گے جو کہ انگریزی بولنا جانتے ہوں گے، آپ سے انگلش میں کنورسیشن کر سکیں گے. کیونکہ وہ لوگ اپنی ہی زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کے ہاں انگلش کو جو ہے وہ بعد میں جا کے یونیورسٹی لیول پہ اگر آپ سیکھنا چاہیں، وہاں جا کے آپ ایک لینگوسٹک سبجیکٹ کے طور پہ رکھیں یا کچھ، تو پھر تو آپ پڑھ سکتے ہیں. ادروائز بالکل بھی نہیں. وہ لوگ اپنی زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. کیا ترکی ترقی میں پیچھے رہ گیا؟ کیا ایران میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ اگر تو ہم یہ مقصد بنا لیں کہ ہم جاپان میں، روس میں، چین میں، بہت سے ممالک کی مثالیں اس میں. آپ جرمنی کو دیکھ لیں، وہاں پہ بھی انگلش جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے. اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر ہمارا، پہلے تو ہمیں اپنے مقاصد طے کرنے ہوں گے کہ کیا ہمارا مقصد تعلیم حاصل کرنے کا یہ ہے کہ ہم انگریزی بول پڑھ سکیں، یا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ذہانت حاصل کر سکیں. اچھا، اب ذرا دوستوں کا، ساتھیوں کا، اساتذہ کا ذکر ہو جائے. اور وہ جو یادیں ہیں وہ تھوڑی سی ہم تازہ کر لیں. کراچی کو یاد کر لوں میں بھی اور آپ بھی. بالکل. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم احسان رہا ہے میرے اوپر کہ مجھے بہت ہی شفیق، مہربان اور محبت کرنے والے قابل محنتی اساتذہ ملے ہیں ہمیشہ سے، چاہے وہ اسکول میں ہو، کالج میں ہو یا یونیورسٹی میں ہو. تو ہر لیول پہ مجھے بہت ہی اچھے اساتذہ کا ساتھ ملا ہے جنہوں نے مجھے گروم کرنے میں، میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنے اساتذہ کی بدولت ہے. میں نے ان سے ہی سیکھا ہے، اور میں تو اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھتی ہوں ان سب کے سامنے. تو جن میں سر فہرست میں اپنے یونیورسٹی کے ٹیچرز کا نام لینا چاہوں گی. جناب سلیم مغل صاحب ہیں، اوجے کمال صاحب ہیں، سر توصیف احمد خان صاحب ہیں. تو ان سب سے ہی ہم نے سیکھا ہے. حمایت علی شاعر کے بیٹے اوجے کمال. جی بالکل، حمایت علی شاعر کے بیٹے ہیں وہ اوجے کمال صاحب. تو یہ تو ہمارے اساتذہ کرام ہیں. ان سب کے ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ ہمارا کوئی نام بن سکتا ہے یا ہم آگے آ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ خوش نصیبی نہیں، گروم کرتے ہیں دوستوں کی طرح. وہ ایک ماحول ان کا، یہ میرے دوست ہیں سارے اصل میں. جی، کہ خوش نصیبی سمجھتی ہوں میں کہ مجھے تو ایسے اساتذہ کا ساتھ جو ہے وہ نصیب ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں خوشیاں اور صحت و عافیت والی زندگی عطا کرے. کہ اور پھر جو آپ کے دوست تھے، ساتھی تھے، خواتین، مرد و زن، وہ سارے ان کا ذکر بھی ہو جائے. اور بڑے نامور لوگ ہیں. جی ماشاءاللہ، جتنے بھی ہمارے ساتھ تھے سبھی کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں. اگر میں نام لے لوں چینلز کا تو مدثر ہم سے سینئر ہوتے تھے، وہ بھی آج نیوز پہ کام کر رہے ہیں. میرے ساتھ ہوتے تھے عامر بھائی، عامر اور فہمیدہ یوسفی جو منظر امکانی کی بیٹی ہیں، وہ بھی ابھی ریسنٹلی ان کا ایوارڈ بھی ملا ہے کل ہی. وہ میرے ساتھ ہوتی تھیں. اور مکرم کلیم ہوتے تھے، وہ بھی ایک انکشاف نام سے پروگرام کر رہے ہیں. اور تقریباً جتنے ہی تھے، اب فردن نام لوں گی تو میرے خیال ہے 2-3 پروگرام. عثمان جامی کدھر گیا میرا یار؟ تو سر فہرست ہے عثمان جامی ایکسپریس میں. مجھے آگے لانے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ میں آج یہاں ہوں یا میں کچھ بول رہی ہوں، میں اس پلیٹ فارم پہ ہوں تو شاید عثمان کی وجہ سے. اور یہ حقیقت ہے بالکل. بہت عثمان کا لکھا ہوا اور ان کی شاعری اور ان کا مزاح بہت اعلیٰ. ہاں، مزاح بہت خوبصورت لکھتا ہے، بہت عمدہ لکھتے ہیں وہ. اور اچھا، آپ کے جو دلچسپی کے موضوعات ہیں وہ روحانیات ہے، لٹریچر ہے، مزاح ہے، یا ایسے رائٹنگ جسے کہتے ہیں، انشائیہ جو ہے وہ ہے؟
बस थोड़ा बहुत कुछ लिख लेती हूँ, इतना बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत फीचर राइटिंग कर लेती हूँ, और बहुत कम शायरी, बहुत ज़्यादा तो नहीं की, बहुत थोड़ी सी की है। और इसके अलावा मेरा शौक़ जो था वो पहले तो फ्लाइंग था बचपन से, कि मैं फाइटर पायलट बनूँ, लेकिन वो मैं बन नहीं सकी अनफॉर्चुनेटली। अच्छा। बस आइज़ वीक हो गई थी। फिर उसके बाद बहुत सारे शौक़ रहे, लेकिन सर फहरिस्त जो है मेरा किताबें पढ़ना, मेरा बहुत शौक़ है। तो बस ज़िंदगी में एक यही गम है कि इल्म ज़्यादा ज़िंदगी कम है। हाँ, ये तो है, बड़ा दुख की बात है। और अब हम थड़े की तरफ जाते हैं, जो थोड़ा सियासत है, शेर शाह है, लियारी है, बाकी मामलात हैं, और लेकिन इस सारे में एक हवाई मखलूक है और एक खलाई मखलूक है। जी जी। और ये खलाई और हवाई मखलूक जो है, इसका आजकल युद्ध पड़ा हुआ है। जी और जी। अभी मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम जब आने होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो आपस में लड़ रहे हैं, ये खलाई मखलूक लड़ रही है, हवाई मखलूक लड़ रही है, ये जो मुअक्कलात हैं वो एक दूसरे को धीगा मुश्ती कर रहे हैं। इसको किस तरह से आप देख रही हैं, कौन जीतता हुआ नज़र आता है आपको? सर बात वही है कि लड़ने वाले तो लड़ रहे हैं, लेकिन जीत कौन रहा है ये तो सभी जानते हैं, तो इस बात को तो मेरे ख्याल में रहने ही दें। लड़वाने वाले लड़वा रहे हैं, लड़ने वाले लड़ रहे हैं। अच्छा, असल मसला पिंडी में रहती हैं आप। पिंडी के लोग जो है पिंडी का जिक्र नहीं करते, पिंडी से बहुत डरते हैं, और जाहिर है उधर से गुजर के जाना होता है और वो सारे मामलात होते हैं। सामीन गिरामी, आज जो हमने गुफ्तगू की, मैं समझता हूँ उसमें हमें जो सियासत के सारे रंग हैं वो भी हमें दिखाई दिए, फिर वो दहशत की जो पॉलिटिक्स है वो हमें दिखाई दी, फिर भत्तागिरी जो है वो भी हमारे सामने आई। और ऐसे में जो दर्दमंदी है उसका जिक्र बहुत ज़रूरी है कि अगर हम दर्दमंदी नहीं करेंगे, अगर हम हकदार को हक नहीं देंगे, तो ये सारे मामलात बिगड़ते चले जाएंगे। जब हम कहीं कोई किसी का हक मारते हैं तो फिर उसके बाद नफ़रत फैलती है, मामलात बिगड़ते हैं। आज हमारे साथ मौजूद थी नौशीन हसन, ये मुमताज़ सहाफ़ी हैं, मोटिवेशन स्पीकर हैं, बड़ी दर्दमंदी से बच्चों को दिलासा दे के, मोहब्बत आमेज़ फ़ज़ा बना के, और बड़ी बात है इनकी कि इन्हें गुस्सा नहीं आता। मैं समझता हूँ ये इस दौर में किसी खातून का उसे गुस्सा ना आए और वो चिड़चिड़ी ना हो, मैं समझता हूँ ये खुदा ताला की ये बड़ी मेहरबानी होती है। जनाबे अली, थोड़ा सियासत अज असा जाहिर है ये माँ बोलियां की गल करने आ, ते उर्दू भी एक माँ बोली है, ते हर माँ बोली नूं मैं उस तरह आदर देना, उस तरह अहमियत देना, जिस दी जितनी माँ बोली है, जितनी उदी ताकत है, जितनी उदी तादाद है, उसनूं उतना ही हक मिलना चाहिए। रब रखा।